हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और कहें तो पार्ट बी। जी हाँ दोस्तों, पार्ट बी आज हमारा रहने वाला है रीजन बेस्ड क्वेश्चन का। और आज का टॉपिक भी हमारा 11-12 से रहेगा दोस्तों। अगर बात कहें तो 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। कोई गारंटी नहीं होती कि एग्जाम में किस कौन से आ जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, और जो कि हमारा रहने वाला है पार्ट बी दोस्तों। आज सेकंड पार्ट रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 5 से, क्योंकि दोस्तों हमने लास्ट में 4 क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिसने अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन loses its aromatic करेक्टर। वाई रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत ही अच्छा रीजन रहने वाला है। बिल्कुल एक एक चीज करके पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर मूव करेंगे। ओके दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज हमें थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओके, तो बात करते हैं हम सबसे पहले अपने वाले पार्ट की। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन ये अपना एरोमेटिक करेक्टर लॉस कर देते हैं। रीजन क्या है? ये कहा गया है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन क्या कर देते हैं, अपना एरोमेटिक करेक्टर लॉस कर देते हैं। रीजन क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि एरोमेटिक के बारे में जान लेते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशंस की बात करेंगे, एक एक चीज देखनी है दोस्तों। कंडीशंस और फॉर एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब बोलेंगे? पहले इसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों। पहली बात क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ओके, बी हमारा प्लेनर होना चाहिए। सी हमारा क्या, पहले साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन एटम। और फोर्थ हमारा दोस्तों आता है कि हकल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। हकल रूल बोले तो क्या 4n+2 पाई है दोस्तों, इसको फॉलो करना चाहिए। ये 4 रूल्स होते हैं, 4 कंडीशंस होती हैं किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की, कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अगर ये चारों कंडीशन फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा, नहीं करता तो नहीं होगा। जरूरी नहीं कि चारों, 3 अगर कर रहा है चौथा नहीं कर रहा है तो भी नहीं होगा। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वह एरोमेटिक नहीं होगा। यही है कि एरोमेटिक होने के लिए चारों कंडीशन का फॉलो करना जरूरी होता है। ओके, तो बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बात करें कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा एरेनियम आयन, ये क्या है हमारा? सिंपल क्या है? ये एनिलीन है दोस्तों, एनिलीन है। और हमारा क्या, ये एरीन है दोस्तों। सिंपल देखेंगे, ये एरीन है। ओके, एरीन का मतलब बेंजीन को एरीन बोलते हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है, सिंपली हम इससे समझेंगे इसको, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब कंडीशन ये आए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। समझिए, बिल्कुल एक एक चीज समझना है। दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या बन गया? आयन बन गया दोस्तों। क्या बन गया? आयन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक बात ध्यान रखें, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। अब समझ लीजिए इसको सिंपली एक लाइन में अब समझ लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही होगा
यहाँ पर sp2 था, बट जैसे ही sp3 होगा ये अपना एरोमेटिक करेक्टर लॉस कर देगा दोस्तों। क्या कर देगा? ये अपना एरोमेटिक करेक्टर लॉस कर देता है। और हम यहाँ पर अब लिख देते हैं इसको, इसका एक लाइनर आंसर लिख देते हैं। क्या? बिकॉज ड्यू टू द delocalization, because due to the delocalization of electron stops due to sp3 hybridization on arene। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज आ गई है। हमने ये कहा गया है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरीन या माइनस में इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। कब? एरोमेटिक करेक्टर लॉस क्यों कर देता है? तो एरीनियम आयन जैसे बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखिए, एक एक चीज ध्यान रखना है। ओके, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्या होगा? आगे हम कहेंगे इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इन चारों कंडीशन में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं होगा। तो कहेंगे कि यहाँ पर sp2 ना करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसका क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा एरीन पर। तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन एरीन। एरीन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, तभी ये क्या करेगा? एरोमेटिक करेक्टर शो नहीं करेगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं तो दोस्तों इसको एक एक चीज नोट्स बना के चलिए। दोस्तों नोट्स बना के चलिए, एक एक चीज का नोट्स बना के। नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली लिखता हूँ बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 6 नंबर का। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा is comparatively higher than that of meta position y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अगर कहें तो 5 स्टार क्वेश्चन में इसको बोलूंगा। ओके, क्या कि ये बोलता है, पहले क्वेश्चन समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब कुछ इजी हमारा हो जाता है। ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर, ये जानते हैं हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है, हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये हमारी है पैरा। तो ये बोला गया है कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। किसके कंपेयर में? मेटा के कंपेयर में। क्यों होता है ऐसा? यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, पहले ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती कैसे है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कुछ ध्यान होगा आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको हम क्या भी बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम होगा? डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। माना कोई ए चीज है, ग्रुप है कोई। अब जब ये बेंजीन के साथ जुड़ेगा, अब देखेंगे बेंजीन है ये, इसके साथ अगर जुड़ेगा कोई भी ए ग्रुप, तो ए क्या काम करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। ओके, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा। और जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन पहले कम थे, उसको और मिल रहे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। एक एक चीज को समझना है दोस्तों, बिल्कुल मस्त होके। तो
जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। हाँ, अब एक बात और आती है कि ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों देते हैं। तो हमें यह पता है कि ये वाले जो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होंगे मतलब इन्हीं के साथ जुड़ेंगे जो ये ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे तो अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसको, ऑर्थो और पैरा को देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही रीजन होता है कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ऑर्थो पर ज्यादा होती है। नाउ कम बैक टू द आंसर। अब वन लाइन आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। अगर सिंपल में लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सिंपली बात अगर और भी लिखेंगे, और हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups are ortho and para directive which gives its electrons to the ortho and para position and increase electron density on it। देख लीजिए दोस्तों, जो कहा है वही लिखा गया है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। जब यहाँ पर जुड़ेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन इन्हीं जगह को देंगे, ओके ना, इसी को देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, मेटा पर कम हो जाती है। सिंपल है दोस्तों। अगर बात सिंपली में कहीं कुछ याद नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, या फिर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप्स, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव्स। क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पोज को देते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल क्लियरली है दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना टाइम गवाए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो आगे आते हैं नई चीजें, एक और देखते हैं क्या कहता है। माय गॉड, ये परमानेंट वाला आ गया क्या, तो प्रॉब्लम करेगा दोस्तों। थोड़ा देर लग रहा है, शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ये सही नहीं काम कर रहा है मार्कर। दोस्तों इस मार्कर को रख ही देते हैं, किसी काम का नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा दोस्तों। तो शायद परमानेंट वाला आ गया। दोस्तों देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसमें। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, 7 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों हमारा 7 क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल though it contains
दो इट कंटेन्स थ्री डबल बॉन्ड्स वाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि पहले क्वेश्चन वही है ना, पहले क्वेश्चन को समझना है कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। बेंजीन क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, पर इस पर क्या होते हैं, थ्री डबल बॉन्ड पाने के बावजूद भी, थ्री डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। क्यों दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दें कि स्टेबल के लिए स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। बात ध्यान रखिएगा, अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली अगर बात कही जाए तो डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी में कोई भी लेना देना नहीं होता। इसका लेना देना होता है किस पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। ओके, डीलोकलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, डीलोकलाइजेशन पर डिपेंड करता है भाई, ध्यान रखो। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का अगर डीलोकलाइज होगा, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज अगर होगा तो वही क्या होगा, उतने ही ज्यादा क्या होंगे उसके रेजोनेंस होंगे, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ही क्या कहलाता है, हमारा रेजोनेंस कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाता है, रेजोनेंस। ओके, तो जैसे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो क्या बन जाएगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर जितने ज्यादा पाई बॉन्ड इसके अंदर क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, जितने ज़्यादा इसमें डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। तो दोस्तों अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, बिकॉज पाई बॉन्ड प्रेजेंट, बिकॉज पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, प्रेजेंट इन, यहां से लिख देता हूं एरो यहां से, प्रेजेंट इन बेंजीन अंडरगोज डीलोकलाइजेशन, अंडरगोज डीलोकलाइजेशन विच गिव्स क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ, क्या, डीलोकलाइजेशन विच गिव रेजोनेटिंग एंड मेक्स इट मोर स्टेबल, नॉर्मली डबल बॉन्ड डज नॉट, डबल बॉन्ड्स डू नॉट delocalize but in aromatic compounds they undergoes resonance। देखिए दोस्तों इसमें सिंपली आ गया है क्या, कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के अंदर जो किसमें होते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, और जब डीलोकलाइज होंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देंगे जो इसको ज्यादा क्या करता है, स्टेबल बनाता है। ओके, नॉर्मली अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड कभी भी डीलोकलाइज नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो डीलोकलाइज नहीं होंगे, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। आई होप कि ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। इस चीज को अगर ध्यान है तो दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अगर ऐसा आता है तो। स्टेबिलिटी की अगर बात आएगी तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी दोस्तों, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर हम बात कहें एसिटिक एसिड एंड किसकी, बेंजीन की बात करें तो हम कहेंगे कि स्टेबल कौन सा सबसे ज्यादा है, ये है दोस्तों, क्योंकि इसके 3
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि इसके कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं रेजोनेटिंग। ध्यान रखिए, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 3। ओके, तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा दोस्तों। अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे आपको आपका रेस्पॉन्स देने की। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है पार्ट 2B का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम आगे भी क्वेश्चन लेके आएंगे पार्ट C। हाँ दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 ये कहता है कि बेंजीन अंडरगोज क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली, बट nucleophilic substitution difficult. Why? रीजन क्या है दोस्तों? देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या कि क्वेश्चन ये बोलता है, पहले क्वेश्चन ही समझना। मैं कई बार यही बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद आंसर देखो। बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देता है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक और सेकंड आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात आएगी तो दोस्तों क्या होता है, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कौन सब्स्टिट्यूट होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल और इसमें न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात आती है, चार्ज कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है, एक ऐसी आयनिक स्पीसीज होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड मूव्स ऑलवेज टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन। मूव्स करती है किसके टूवर्ड में, इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अपोजिट चार्ज है दोस्तों, अपोजिट चार्ज है। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की ओर अटैक करता है। सिंपल चीज समझो, आगे क्वेश्चन छोड़ दो भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करा। क्वेश्चन में बेस पर फोकस, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज और मूव करेगा इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड में, क्योंकि अपोजिट है। मेल की तरफ नहीं जाएगा, मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होगा, और फीमेल मेल की तरफ, मेल फीमेल नहीं, बट छोड़ दो उसकी बात। पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। ओके, बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है और ये मूव करता है पॉजिटिव की ओर। ओके, अपोजिट चार्ज। इतना कॉन्सेप्ट आया। हाँ, न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलो जी, अब बात आते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की, क्या कहता है, समझ में रखिएगा इसको माइंड में। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल हमारा आ गया जी, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं अब बेंजीन के बारे में। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। बात इसकी आ रही कि इसमें पार्टिसिपेट करे इलेक्ट्रोफाइल होगा क्यों। देखिए कि हमारा पता है बेंजीन है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया, समझ के रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है बेंजीन पर। ओके, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा, और जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस किसकी ओर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की ओर जाएगा। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव अगर होगा, माना निगेटिव है, निगेटिव चार्ज तो है इस पे, निगेटिव इस पर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन होगा।
क्या होगा, रिपल्सन। देखिए कि एक चीज बात याद रखना है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव होगा तो रिपल्सन, निगेटिव है पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आई होप कि मेरा बताना सब क्लियर हो गया होगा। निगेटिव निगेटिव यहाँ पर रिपल्सन होता है दोस्तों। बात आ जाते हैं अब इसके वन लाइनर आंसर के बारे में। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया ना, चलो बात करेंगे आगे। बिकॉज ऑन बेंजीन negative charge, because on benzene negative charge electrons are present, which attracts toward the इलेक्ट्रोफाइल की ओर अट्रैक्ट होता है। किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। That's why it gives electrophilic substitution reaction easily, but nucleophile carry negative charge which shows repulsion towards what, बेंजीन। दोस्तों आई होप कि ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ को। इसी वजह से ये ऐसा रिएक्शन इजीली देता है। दूसरी अगर बात लिखेंगे ड्यू टू द, अगर दूसरा आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू द presence of electron clouds on बेंजीन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो कि रिपल्सन करते हैं, जिससे वो रिएक्शन नहीं देता है, ESR रिएक्शन देता है, NSR रिएक्शन नहीं देता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल मस्त तरीके से। आई होप कि क्लियर अच्छा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन बहुत कुछ देता है दोस्तों, हमें हिम्मत देता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अगले पार्ट C के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल याद करते रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और थम्स अप देना तो बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।